नमस्कार। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और स्टेट सिविल सर्विसेज का हाल ही में रिजल्ट आया है और आपने देखा होगा कि देश की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षा के लिए बच्चों में कितना क्रेज है। अक्सर हम सुनते हैं कि आईआईटी जेईई और नीट जैसी एग्ज़ाम्स के लिए बच्चे 6 से 8 से तैयारी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यह भी देखा जाता है कि यूपीएससी जैसी प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन के लिए बच्चे अक्सर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद तैयारी शुरू करते हैं। इसलिए जहां नीट और जेईई में विद 12 सिलेक्शंस का रेशियो बहुत बढ़ा जाता है, वहीं सिविल सर्विसेज में अटेम्प्ट्स का रेशियो बहुत बड़ा चला जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंस कॉलेज सीकर के सिविल सर्विसेज के डिवीज़न के एस्पिरेंट्स के माध्यम से। ये वो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं जिन्होंने प्रिंस कॉलेज में 1 साल की यात्रा तय कर ली है। टोटल 14 स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं और उनमें से 12 बच्चे ऐसे हैं जो पिछले 1 साल से प्रिंस कॉलेज में, 2 बच्चे ऐसे हैं जो पिछले 2 साल से प्रिंस कॉलेज में सिविल सर्विसेज विंग के माध्यम से कॉलेज फर्स्ट ईयर से यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और स्टेट पीसीएस मीन्स आईएएस और आरएएस की तैयारी कर रहे हैं। इन बच्चों के माध्यम से ही हम सिविल सर्विसेज की स्ट्रेटजी जानेंगे और साथ में ये भी महसूस करेंगे कि 1 साल में ये बच्चे कितने तैयार हुए हैं। तो जैसा कि जेईई और नीट के लिए बच्चों का छोटी क्लासों से ही रुझान होता है और प्रिंस एजुकेशन हब अपने नवाचारों के लिए, आइडियाज़ के लिए हमेशा जाना जाता है और प्रिंस एजुकेशन हब का नवाचार रहा कि यहाँ पर कॉलेज फर्स्ट ईयर से यूपीएससी स्टेट पीसीएस की तैयारी शुरू करवाई गई और बच्चे 1 साल, 2 साल, 3 साल में कितने तैयार हो रहे हैं ये आप स्वयं देखेंगे। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, इस विषय पर आज हमारे स्टूडेंट्स बोलेंगे। अक्सर एक्सपर्ट्स को हम बुलाते हैं और एक्सपर्ट्स जो सिलेक्टेड हैं वो बताते हैं कि तैयारी कैसे करनी चाहिए। उन सब से मुखातिब होकर हमारे बच्चे आज कितने तैयार हो चुके हैं और वो बच्चे बताएंगे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। तो सबसे पहले हम आते हैं शुरुआत से, प्रीलिम्स से। यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में मैं चाहूँगा। सिया स्टूडेंट यहाँ पे है, सेकेंड ईयर, पिछले 2 साल से आप प्रिंस कॉलेज के स्टूडेंट हैं। तो सिया आप बताएं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और आपने अब तक क्या क्या यहाँ सीखा है। थैंक यू सर। सर यूपीएससी, इसके नाम से ही आप समझ सकते हो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो हमें जॉब्स प्रोवाइड कराता है सेंट्रल लेवल की डायरेक्ट और हमें ब्यूरोक्रेटिक और रियल एग्जीक्यूटिव की पावर देता है। सो आई विल बी मोर फोकस ऑन प्रीलिम्स बेसिकली। जो प्रीलिम्स है उसका नाम से आप समझ सकते हो कि प्री मतलब स्टार्टिंग स्टेज, और जो यूपीएससी है वो 3 फेजेस में कंटिन्यू होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, दैट इज़ बेटर नोन एज पर्सनैलिटी टेस्ट। जो प्रीलिम्स है उसके अंदर 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, पहला है जीएस जीके एंड दूसरा होता है सीसेट। जो जीएस जीके है उसके अंदर 100 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स है और 2 आवर्स का होता है बेसिकली, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। बट इसके अंदर मेरिट आती है, मतलब जो प्रीलिम्स की मेरिट है वो इसी पेपर से बनेगी। जो सी सेट है जो कि बेसिकली हमें एनालिटिक क्वालिटीज़ स्किल्स देने के लिए शुरू करा गया था, ये 2011 में शुरू करा गया था। इसका मतलब होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसके अंदर क्या होता है, 80 क्वेश्चंस आते हैं, वही 200 मार्क्स 2 आवर, बस ये है ये क्वालिफाइंग टेस्ट होता है। मतलब जो मैथ्स है, रीजनिंग है, कॉम्प्रिहेंशंस है, वो आपको पढ़ने होते हैं इसके अंदर और आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। बट इसके लिए भी एक स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए क्योंकि क्वालिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट। देन आई वुड बी टॉकिंग अबाउट कि इसका पैटर्न क्या है। तो जैसे हमें ज़िंदगी के बबल्स भरने होते हैं, ये एक ओएमआर बेस्ड पेपर होता है। इसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं। जिंदगी के बबल्स की तरह ओमार के बबल्स भरने के लिए बच्चे तैयार हैं। बहुत अच्छा। बिल्कुल सर। तो 4 ऑप्शंस मिलेंगे आपको, उनमें से जो मोस्ट करेक्ट है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। और अगर बात करें सिलेबस की, तो इसके जैसे कि बोलते हैं जो सूर्य की किरणों में आता है वो सभी यूपीएससी का सिलेबस होता है, बट ये काफ़ी हद तक सही भी है और नहीं भी। क्यों? क्योंकि हम एक सिलेबस को डिफाइन बोल सकते हैं, बट ये जो यूपीएससी का सिलेबस है, जैसे पॉलिसीज़ नहीं आएगी, इवेंट्स नए होंगे, करंट अफेयर्स आएंगे, वैसे इवॉल्व होता जाएगा, बढ़ता चला जाता है। तो अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो बेसिकली एनसीईआरटीज़,
ओल्ड एंड न्यू बोथ एनसीईआरटीज, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो न्यू एनसीईआरटीज में नहीं है. देन करंट अफेयर्स, मस्ट इम्पॉर्टेंट आर करंट अफेयर्स. And we can very much focus on PYQs, previous year question papers are must, क्योंकि उससे हम एनालाइज कर पाएंगे कि क्या पैटर्न है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. और अगर मैं बात करूँ स्ट्रेटेजी की, तो क्योंकि हर चीज़ में स्ट्रेटेजी बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरीके से उस पेपर को क्वालिफाई करोगे या आप जानो. तो इसमें आप करंट अफेयर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड कुछ स्टैंडर्ड बुक्स, जैसे पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत हो गया और आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया हो गया, ये बुक्स आप पढ़ो. बट एक ये किताबों की भी पब्लिसिटी कर रहे हो आप साथ साथ में? नहीं सर, जी. बस बात यह है कि आपको कुछ स्टैंडर्ड बुक्स रखनी होगी ताकि आपका जो सिलेबस है वो लिमिटेड रह सके, क्योंकि एक वाइड सिलेबस होगा तो आपको उसे रिवाइज करने में, पढ़ने में बहुत हार्डनेस आएगी, मुश्किल लगेगी. बट वाइल अगर आपका शॉर्ट सिलेबस होगा तो आप उसे रिवाइज कर पाओगे जल्दी. तो शिया ने प्रीलिम्स के बारे में बहुत कुछ बताया है, और अक्सर कहा जाता है कि प्रीलिम्स मेंस से भी ज़्यादा टफ माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे सेलेक्टेड एस्पिरेंट्स जो इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं और नेक्स्ट अटेम्प्ट ट्राई करते हैं, तो उनमें से काफ़ी सारे प्रीलिम्स में ही वापस रह जाते हैं. इसलिए बहुत ही स्टैंडर्ड का एग्जामिनेशन होता है और लिमिटेड बच्चों को उसमें चयनित करना होता है. इसलिए प्रीलिम्स को कभी भी हल्के में नहीं ले सकते, बिल्कुल है नहीं ना. सर. नाम प्रिय है लेकिन काम भारी है. हल्के में इसको लेना अपने आप में करियर की आगे वाली स्टेज से पहुंचने से रोक सकता है. सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं. पहले अपन तीनों स्टेप्स पे चलते हैं. तो मेंस की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, मेंस में क्या डिटेल होती है, मैं मिनल से पूछना चाहूँगा. तो मिनल आप बताएं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन मेंस का क्या कवरेज रहता है, क्या स्ट्रेटजी रहती है? सर यूपीएससी मेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ होता है यूपीएससी जर्नी में, एंड मेंस ही डिसाइड करता है कि वेदर आपका सिलेक्शन होगा या नहीं और आपका क्या रैंक रहेगा जर्नी में. तो मेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ है. जैसे कि प्रीलिम्स सिया ने बताया कि एक ऑब्जेक्टिव स्टेज होता है, मेंस एक सब्जेक्टिव स्टेज होता है जिसमें 9 पेपर होते हैं, जहाँ पे 4 जीएस के पेपर 9 होते हैं. पेपर मतलब कोई पेपर नहीं है, 9 पेपर? सर 9 पेपर्स. राइट जी. सो सर 9 पेपर्स होते हैं, जिनमें से 4 जीएस के पेपर्स होते हैं, जनरल स्टडीज़, एंड एक एससी का पेपर होता है, एंड 2 ऑप्शन होते हैं जो हर स्टूडेंट को अपने अलग से सिलेक्ट करने पड़ते हैं. तो सर यूपीएससी मेंस में एक, जैसे कि हम जानते हैं सब्जेक्टिव पेपर है, तो वी हैव टू फोकस ऑन लॉट ऑफ थिंग्स. राइटिंग स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक वास्ट नॉलेज बेस होना चाहिए. जैसा कि प्रीलिम्स एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल स्टेज होता है, मेंस ऑन दी ऑपोजिट काफ़ी प्रिडिक्ट किया जा सकता है. अगर हमने अच्छे से पीवाईक्यूज़ को एनालाइज किया है तो वी कैन प्रिडिक्ट कि क्या क्वेश्चंस इस बार आएंगे. करंट अफेयर्स के बेस पे वी कैन प्रिडिक्ट कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. पीवाईक्यू से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से नेक्स्ट ईयर का प्रिडिक्शन किया जा सकता है. एक अनुमान दिमाग में बैठाया जा सकता है कि आने वाले पेपर कैसे होंगे, क्वेश्चंस कैसे होंगे. यस सर. तो सर एक बहुत ही पेरिफेरल आइडिया आपको हर टॉपिक का होना चाहिए. एक बहुत ही वास्ट नॉलेज बेस इसमें होता है. एक बर्ड आई से आपको ऐसा नहीं, मतलब बहुत डेप्थ में जाके हर टॉपिक को कवर करना है, बट एक पेरिफेरल आइडिया, आपको एक बहुत वास्ट नॉलेज बेस का होना चाहिए. एंड देन यू हैव टू फोकस ऑन राइटिंग स्किल्स, स्पीड, हैंड राइटिंग, अलाइनमेंट, स्पेसिंग, मैपिंग, डायग्राम्स. तो इन सब चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है. अगर आपकी राइटिंग और ये सब राइटिंग स्किल्स अच्छे हैं तो काफ़ी हद तक चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका मेंस में स्कोर अच्छा जाएगा. राइटिंग स्किल में सुंदरता देखी जाती है या भावार्थ देखा जाता है? सर भावार्थ भी देखा जाता है, बट टू अ लार्ज एक्सटेंट जो राइटिंग स्टाइल है, जो आपकी स्पेसिंग है प्रॉपर, वो भी डिटरमाइन करती है. जैसे सर अगर आप पॉइंट फॉर्मेट में आंसर लिख रहे हो, क्लैरिटी आपके आंसर्स में शो हो रही है, तो वो काफ़ी हद तक उस चीज़ को, चांसेस को इम्प्रूव कर देती है. आप राइटिंग स्किल्स में कितने के एक्सपर्ट हो गए अब तक? सर एज यू नो कि प्रिंस में रेगुलर टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो मींस के भी रेगुलर राइटिंग टेस्ट करवाए जाते हैं और बहुत फोकस रहते हैं, तो काफ़ी प्रैक्टिस स्किल डेवलप हो रही है. सर ठीक है. शॉर्ट अपन आंसर्स लेते हैं, क्योंकि आगे जाकर हर चीज़ पे फिर से डिटेलिंग का क्वेश्चन है. इसलिए थर्ड अपन चलते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू, जिसको अपन कॉमन भाषा में कहते हैं. और अक्सर विद्वान लोग कहते हैं इंटरव्यू है वो अपने आप में पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, जिसके माध्यम से आपका ओवरऑल आकलन किया जाता है. तो स्नेहा हमारे साथ है. स्नेहा आप बताएं, पर्सनैलिटी टेस्ट में क्या क्या रट के जाना होता है, क्या क्या तैयारी करके जानी होती है?
सर पर्सनालिटी टेस्ट में कुछ रटना नहीं होता क्योंकि वहाँ पे आपकी पर्सनालिटी ही दिखेगी। तो एक एडवाइस मैं दूंगी कि पर्सनालिटी टेस्ट में ये सोच के जाओ कि एंटर लाइक एन ऑफिसर, आंसर लाइक एन ऑफिसर एंड लीव लाइक एन ऑफिसर। दोबारा बताएं। एंटर लाइक एन ऑफिसर, आंसर लाइक एन ऑफिसर एंड लीव लाइक एन ऑफिसर। बहुत अच्छा। ऑफिसर की तरह प्रवेश करो, ऑफिसर की तरह ही उत्तर दो और ऑफिसर की तरह ही जाओ। छोड़कर रवाना हो। मतलब पूरा सिनेरियो ऑफिसर जैसा लगना चाहिए, राइट? क्योंकि सर अब पर्सनालिटी टेस्ट जो है वो प्रीलिम से 1 कदम आगे है और हमारे मेन से 2 कदम आगे है। तो यहाँ पे आपकी जो पर्सनालिटी है उसको देखा जाएगा। यहाँ पे आपसे कोई ये नहीं पूछ रहा आप कितने आंसर दे पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे उनको एक थिंकिंग पर्सनालिटी चाहिए। अब वहाँ पर आप सोच के जाएं कि अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका नाम के बारे में बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ से बताइए, या किसी ने आपके कॉलेज के बारे में पूछ लिया, आपके कॉलेज की हिस्ट्री पूछ ली, तो अब वहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ये नहीं पता। पर्सनालिटी टेस्ट वो है, बट आपको नॉलेज भी तो होनी चाहिए। दूसरा, हम इतने मॉक इंटरव्यूज़ देते हैं, इतने प्रिपेयर हो जाते हैं इस प्रिपरेशन में, हम सोचते हैं कि हम चीज़ों को कंसाइज रखें, शॉर्ट रखें, बट वहाँ पे कई बार क्या होता है, इंटरव्यूअर चाहता है कि आप उससे बात करें, पर हम सोचते हैं कि नहीं नहीं ये तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और हम आंसर ही नहीं देते। नहीं, आपको आगे सिविल सर्वेंट बनना है, आपको लोगों की बातें सुननी है, आपको उनको एनालाइज करना है। तो जब वो आपसे बात करें तो ऐसा लगना चाहिए कि आप अप्रोचेबल है, क्योंकि कल को लोग आपसे आके अपनी दुविधाएं बताएंगे तो आप उनको जल्दी जल्दी शॉर्ट में ख़त्म नहीं कर सकते हैं। अब किसी का भी इशू कितना ही लंबा हो सकता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। तो पर्सनालिटी टेस्ट की स्नेहा बात कर रही है, तो स्नेहा आपको कॉलेज में कितना समय हो गया आए हुए? सर 1 साल होने वाला है। 1 साल होने वाला है। तो आप इतनी चीज़ें कहाँ सीख गए 1 साल के? आप तो टीचर की तरह जवाब दे रहे हैं कि बच्चों को कैसे तैयारी करनी चाहिए। अभी तो आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। जी, तो आपने पर्सनालिटी ग्रूमिंग में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे माध्यम अपनाए जिससे आपको लग रहा है कि पर्सनालिटी ग्रूम हो रही है? सर पर्सनालिटी ग्रूम मेरी फर्स्ट ईयर से ही होने लग गई थी जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। तो हाँ, नॉलेज तो बिल्कुल बढ़ रही है, बट यहाँ पे जो प्रोग्राम्स कंडक्ट होते हैं, हमारे डिबेट या एक्सटेम्पोर प्रोग्राम्स होते हैं, उसकी मदद से हमें बोलने का तरीका पता लगता है। और टीचर्स हमें कंटिन्यूसली एडवाइस करते रहते हैं कि हमें अपनी वोकैब कैसे अच्छी रखनी है, हमें लोगों को कैसे अप्रोच करना है। तो वो एक पर्सनैलिटी धीरे धीरे करके डेवलप होती जा रही है। और मुझे लग रहा है मैं अभी फर्स्ट ईयर में इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट आई गेस सेकेंड थर्ड ईयर आते आते मैं इसमें और बेहतर इंप्रूवमेंट कर पाऊँगी। बहुत अच्छा बेटी है, वो बहुत अच्छी बातें बता रही है और साथ में कह रही है मैं फर्स्ट ईयर है इसलिए इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में और इम्प्रूवमेंट करूँगी। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन, वैभव की तरफ चलते हैं। तो वैभव, फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है कि आपका सब्जेक्ट का चयन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए कैसे होना चाहिए? ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा रखा जाना चाहिए? सर जैसा कि यूपीएससी में एक कहावत है कि यू हैव टू बी द जैक ऑफ ऑल सब्जेक्ट बट मास्टर इन ऑप्शनल। सो मास्टर इज अ डिसाइडिंग ऑप्शनल इज अ डिसाइडिंग फैक्टर इन द यूपीएससी जर्नी। यूपीएससी में तो कहा जाता है यू मस्ट बी जैक ऑफ ऑल सब्जेक्ट बट मास्टर ऑफ ऑप्शनल। ऑप्शनल। और एनडीए में कहा जाता है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। तो दोनों में एक फ़र्क यहाँ आप नोट कर रहे हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में आपको मास्टरी ऑप्शनल सब्जेक्ट में हासिल करनी है और जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स रहना ही रहना है। बहुत अच्छा जी सर, तो ऑप्शनल 35% कंट्रीब्यूट करता है मेंस के अंदर, स्पेशली 500 मार्क्स आउट ऑफ 750। एंड ये डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है आपकी यूपीएससी जर्नी के अंदर कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। तो इसके डिसीजन करने के लिए 4-5 फैक्टर होते हैं। तो सबसे पहला है इंटरेस्ट। इसमें आपको कीन इंटरेस्ट होना चाहिए सब्जेक्ट। कई लोग कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी ले लो, छोटी सी होती है और बहुत अच्छे स्कोर आ जाते हैं, सोशियोलॉजी ले लो, लेकिन बच्चे अभी इस साल के रिजल्ट में देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स के भी बहुत हैं, इवन इंजीनियरिंग ब्रांच भी ऑप्शनल में बच्चों ने ले रखा है। ये सर, तो यही सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा कहाँ है? बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए? सर वैसे सक्सेस रेट के हिसाब से देखिए तो सोशियोलॉजी के अंदर 9% है, जो कि सबसे ज़्यादा है अभी तक का। जी जी। पर ऐसा सक्सेस रेट कुछ नहीं है सर। यूपीएससी सबको लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करता है और सभी बराबर है यूपीएससी के लिए। तो जिसमें इंटरेस्ट है वही लेना चाहिए, क्योंकि आपको इसको कवर इन डेप्थ और विड्थ दोनों में करना है। और दूसरा है गहराई और चौड़ाई दोनों में कवर करना होता है Yes, sir. सब्जेक्ट को। बहुत अच्छा। यस सर। बच्चों के टेक्निकल टर्म्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और लगता है कि इन्होंने सब्जेक्ट की कोर नब्ज को पकड़ना शुरू कर दिया। और कुछ बोलना चाहेंगे ऑप्शनल के बारे में? ये सर, एक दूसरा है अवॉइड द हर्ड मेंटेलिटी, मतलब भीड़ चाल से बचिए। अभी जैसे इसी साल AIR 1 जो है आदित्य श्रीवास्तव सर, उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिया था ऑप्शनल के तौर पे, जो कि बहुत कम बच्चे ऑप्ट करते हैं, फिर भी उन्होंने AIR 1 सिक्योर की है। तो हम कह सकते हैं कि यूपीएससी के अंदर सारे ऑप्शनल बराबर हैं और अपने विवेक के हिसाब से सबको लेना चाहिए। अवॉइड द हर्ड मेंटेलिटी। हर्ड मेंटेलिटी, भेड़ चाल से दूर रहें, सब्जेक्ट वो लें
जिसमें आपका इंटरेस्ट बहुत अच्छा हो और उसके साथ ही पुराना उस सब्जेक्ट्स के ट्रैक रिकॉर्ड की भी स्टडी आप करके रखें। बहुत अच्छा। तो आपने 1 नंबर प्रायोरिटी इंटरेस्ट को दिया न कि सब्जेक्ट को। हाँ सर, क्योंकि इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब आपको 1 साल 2 साल भी लग सकते हैं, यूपीएससी जर्नी लॉन्ग भी होती है कई बार, तो आपको उसको बार बार पढ़ना है, और क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा वेटेज है मेंस के अंदर, तो बार बार ज़्यादा रिवीजन मांगेगा ही। तो अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप बोर हो जाओगे और आपको फिर लेफ्ट आउट फील होगा। आपको प्रिंस में कितना समय हो गया? सर मुझे 1 साल होने वाला है अभी। 1 साल में सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बनते जा रहे हैं, मास्टर बनते जा रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रीम चेंज पर। यूपीएससी में जाना है तो कई लोग कहते हैं ह्यूमैनिटीज ही सब्जेक्ट होना चाहिए, कई लोग कहते हैं कोई भी सब्जेक्ट हो, आगे जाके आप ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th तक मैथ्स में होते हैं, आगे जाके ह्यूमैनिटीज में आ जाते हैं, स्ट्रीम चेंज करते हैं। कई साइंस में ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद स्ट्रीम चेंज करते हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा अक्षत से जी सर। कि स्ट्रीम चेंज का क्या ऑप्शन रहता है और इसमें क्या क्या संभावनाएं रहती हैं? सर जैसे कि देखा गया है यूपीएससी में मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स 50 to 60% सिलेक्शंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के होते हैं। जी तो मैं भी एक जेई एस्पिरेंट रहा हूँ, लास्ट 2 साल मैंने जेई में दिए थे, जी। बट अनक्लियर नहीं हुआ, मतलब क्लियर नहीं हुआ, तो मैंने अपनी स्ट्रीम चेंज की है। मैं ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट हूँ अभी। जी तो जेई के टाइम पे मैंने ये सीखा है कि पीवाईक्यूज, एनसीईआरटीज और शॉर्ट नोट्स जो आप बनाते हो वो बहुत इजी हो जाता है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स या नीट एस्पिरेंट्स के लिए या एमबीबीएस होल्डर्स के लिए। तो वो यूपीएससी में अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलते हैं, अपना एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी लेके चलते हैं कि कैसे उनको यूपीएससी को टारगेट करना है। तो कई बार देखा भी गया है कि 1 साल में ही जैसे बीटेक करके जॉब करके और फिर 1 साल में उन्होंने यूपीएससी परस्यू कर लिया, उन्होंने अपनी जॉब यूपीएससी के थ्रू ले ली। तो ये एक हार्ड कोर सब्जेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि आप ऑप्शनल के टाइम पे आप अपने जो मेन सब्जेक्ट्स हैं जो आपने बीटेक में या एमबीबीएस में होल्ड किए हैं वो आप परस्यू कर सकते हो एज अ ऑप्शनल। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है कि फेलियर इज़ द बेस्ट टीचर यू कैन एवर गेट। बहुत बढ़िया। तो जैसा अक्षत ने बताया कि जेई की तैयारी की लेकिन उधर सक्सेस नहीं मिली, तो अब स्विच और कर लिया, और स्विच का ऑप्शन हमेशा अवेलेबल रहता है बच्चों को। जब लगता है कि हाँ एक चीज़ मैंने सीख ली है, प्रयास कर लिया है और अब दूसरा चीज़ ट्राई करके देखें, तो ऐसे बच्चों की भी सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा रहती है और चेंज के साथ उनमें उत्साह भी बढ़ जाता है। अब आते हैं सी सेट पे, वापस बैक पीछे की तरफ चलते हैं, प्रीलिम्स की तरफ। तो मनीषा, सी सेट एक ऐसा एग्जामिनेशन यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का है जिससे बहुत सारे लोग डरते हैं, भाई सी सेट में क्या होगा। तो सी सेट के बारे में आप बताएं, जबकि कहा जा रहा है कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग ही है, मेरिट में इसके मार्क्स नहीं जुड़ते। तो सी सेट के बारे में आप बताएं। सर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि सी सेट जो है वो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है जो 2011 में यूपीएससी ने मतलब लागू किया था जी। इसमें। उससे पहले कमजोर मैथमेटिक्स वाले भी निकल जाते थे, अब मैथमेटिक्स वालों का रोल बढ़ गया है। हाँ, तो फिर से ज़्यादा डीएम होने लग जाते थे ना इसलिए। जी जी। फिर इसमें हम देखें तो 80 क्वेश्चंस आते हैं जो 200 मार्क्स का पेपर होता है और 2 घंटे का पेपर होता है। मेनली इसमें सिलेबस होता है, कॉम्प्रीहेंशन आता है, लॉजिकल रीजनिंग आती है और मैथ्स आती है। जो साइंस के बच्चे होते हैं और मैथ्स के बच्चे होते हैं वो इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि मैथ्स आती है मेनली, तो मैथ्स के क्वेश्चन वो क्लियर कर लेते हैं। बट ह्यूमैनिटीज़ के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये डर रहता है कि हमसे क्लियर नहीं होगा, पर इतना ज़्यादा भी टफ नहीं आता पेपर, क्वालिफाइंग पेपर है, 66 मार्क्स इसके पासिंग मार्क्स होते हैं। कॉम्प्रीहेंशन में काफ़ी बच्चे फंस जाते हैं क्योंकि बहुत बड़ा पैराग्राफ होता है और जैसे मतलब 3 क्वेश्चन करते करते उनके दिमाग का दही हो जाता है, लास्ट क्वेश्चन पे आती है मतलब ऐसे भूल जाते हैं। दिमाग का दही हो जाए तो फिर उससे दही से छाछ बना के पी लो उसको। जी। तो सर लास्ट में आते आते ऐसा होता है कि मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, तो वो वहाँ पे स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ती है। जी। फिर रीजनिंग का हम देखें तो मतलब क्वेश्चन दिया गया है उसके लिए करेक्ट लॉजिक लगाना होता है कि हम इसमें कौन सा लॉजिक लगाएं कि अपना करेक्ट आंसर आ जाए। बहुत बढ़िया। तो मनीषा ने सी सेट के बारे में बताया कि मैथमेटिक्स के ग्राउंड का रोल रहता है लेकिन ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे भी इसको आराम से कवर कर सकते हैं क्योंकि एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है और अगर बच्चों ने सी सेट के लिए समय दिया है तो इट्स नॉट टफर वन। फिर आ जाते हैं आगे, वेदिका की तरफ चलते हैं। मॉक टेस्ट एंड PYQ, ये सभी स्टूडेंट्स आप सुन रहे हैं प्रिंस कॉलेज के प्रिंस सिविल सर्विसेज डिवीजन से,
और इन बच्चों ने अभी तक लगभग एक साल भी शायद पूरा नहीं हुआ प्रिंस कॉलेज में। यूपीएससी के बारे में इन्होंने क्या सीखा है, एज ए एक्सपर्ट के तौर पे ये अपने आइडियाज़ आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मनीषा, मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू का यूपीएससी सिविल सर्विसेज में कितना योगदान रहता है? सर, जो मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू होता है उसका ऑब्जेक्टिव राइटिंग के अलावा जो सब्जेक्टिव पेपर होता है उसमें ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि जैसे आंसर राइटिंग होती है तो अगर हमारी स्लो स्पीड होती है तो हमें कई क्वेश्चन छोड़ने पड़ सकते हैं। और एक ये है कि वर्ड लिमिट दी जाती है हमें, तो अगर हम टू द पॉइंट बात नहीं करेंगे तो हमारी वर्ड लिमिट एक्सीड होगी। तो अगर हम पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट रेगुलर करेंगे तो हमें पता रहेगा कि हम इन 2 फैक्टर्स पे कैसे काम करें। और दूसरा पॉइंट ये है कि हमें पेपर एनालिसिस करना आ जाएगा कि जैसे हमारे कोई क्वेश्चन गलत हुए तो हम उस टॉपिक पे काम करेंगे और वो टॉपिक भी हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, तो जो मेन एग्ज़ाम होगी उसके अंदर हम उस टॉपिक में एटलीस्ट उसमें तो गलती नहीं करेंगे। और एक हमें मतलब जो कमिंग ईयर है जिसमें हम एग्ज़ाम देंगे उसमें पीवाईक्यू से हमें एक आइडिया, रफ आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे और हमें किस टाइप से आंसर लिखना है उसमें। जिस गांव जाना है तो पहले उसका रास्ता जरूर जानो, Yes, पहले sir. समझो कि रास्ता कैसा है और फिर उधर जाने का प्रयास करें। तो पीवाईक्यूज को जब आप देखते हैं तो आपके दिमाग में आइडिया आता है कि यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है आज के समय में। फिर चलते हैं ओएलक्यूज, वेदांत की तरफ आते हैं। ओएलक्यू पे आजकल प्रिंस ने बड़ा हंगामा भी कर रखा है, हम बच्चों को ओएलक्यू ट्रेनिंग दे रहे हैं, ओएलक्यू ट्रेनिंग दे रहे हैं। बिल्कुल सर, तो OLQ यूपीएससी में क्या रोल है ओएलक्यूज का? बिल्कुल सर, OLQs का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ना कि एक ऑफिसर की लाइफ में बल्कि एक एस्पिरेंट की जो जर्नी होती है, पूरी जर्नी में OLQs का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये जो OLQs है ये एक एस्पिरेंट और एक ऑफिसर का जो फेज होता है उसके बीच में एक अहम कड़ी के रूप में इसकी भूमिका, ब्रिज होता है, इसकी बहुत अहम भूमिका रहती है। और ये कहा जाता है कि जो OLQs होते हैं एक सीरियस एस्पिरेंट की पूरी जर्नी में वो रिफ्लेक्ट होने लग जाते हैं। और इसका मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा कि जैसे हम जो डे टू डे लाइफ में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और जो भी कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ है हम उन्हें पढ़ते हैं, तो उसमें एक एस्पिरेंट का जो पर्सपेक्टिव होगा वो अलग होगा और एक जो कॉमन मैन है उसका पर्सपेक्टिव अलग होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई इंटरनेशनल रिलेशंस का इशू लेते हैं जिस पे जो कॉमन मैन होता है उसका उतना फोकस वहाँ नहीं जाता है, बट अगर कोई पढ़ता है तो वो इतना ही देखेगा कि जैसे मिडिल ईस्ट में लड़ाई हो रही है 2 देशों के बीच में और जो मुद्दे होते हैं वो देखेंगे। बट एक जो एस्पिरेंट होता है वो उसका इन डेप्थ कवर करेगा कि जैसे इस पर इंडिया की इकॉनमी का क्या इंपैक्ट रहता है, हमारे ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो आरबीआई क्या अपना फॉरेक्स रिजर्व यूज़ करता है या नहीं करता है, अगर ये मुद्दा यूनाइटेड नेशंस में जाता है तो इंडिया का उसमें क्या किसे फेवर करता है। तो इसमें देखा जा सकता है कि इन डेप्थ जो कवर करने की जो एक क्वालिटी होती है जो एक ऑफिसर में होनी चाहिए कि किसी भी प्रॉब्लम है उसको टैकल करने के लिए कि वो कैसे उसको डील करें। तो हर एक प्रॉब्लम, हर एक जो इन्फॉर्मेशन होती है या हर एक क्वेश्चन होता है वो अपने आप में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट के रूप में है। और अगर कोई हमारे लोकल मुद्दे देख लेते हैं, हमारे खुद के देश के देखते हैं, तो जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम चल रही है तो वहाँ पर अगर कोई कॉमन मैन का पर्सपेक्टिव होगा तो वो पार्टी बेस्ड पॉलिटिक्स पे अपना फेवर देगा, ये लूट लेगा अब गलत हो। हाँ, बट जो एक एस्पिरेंट होगा वो अपना पर्सपेक्टिव कैसे देगा, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है या नहीं है, इसके अंदर एथिकल कंसर्न्स क्या है, अगर इसको रखा जाता है तो आगे जाके क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। इन डेप्थ कवर करने की जो एक टेंडेंसी होती है वो एक एस्पिरेंट अपने जो प्रिपरेशन फेज़ है उसमें ही डेवलप करने लग जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो एक ऑफिसर की जर्नी होती है वो लबासना में नहीं बल्कि प्रिपरेशन स्टेज से ही शुरू हो जाती है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने बताया वेदांत ने कि OLQ जो है उसको ऑफिसर लाइक सोचेंगे तो आपकी पढ़ाई के जर्नी है उसमें ही आपका पढ़ने का नज़रिया और सोचने का नज़रिया बदल जाता है। बहुत अच्छा। अब आते हैं रुद्र प्रताप की तरफ। रुद्र प्रताप, यूपीएससी की तैयारी के समय एक शब्द चलता है, वायरल भी चलता है, बहुत सारे लोग डिस्कस करते हैं, द यूपीएससी लूप। तो यूपीएससी लूप के बारे में आपका क्या विचार है? जैन सर, जैसा कि आपने बोला द यूपीएससी लूप या फिर जिसे हम कहें चक्रव्यूह की तरह है एक यूपीएससी, इसमें एक बार आप आए तो आपको मन आपका नहीं भरेगा जब तो आपको जो पोस्ट चाहिए वो मिलेगी। तो इसमें हम देखते हैं कि काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं जिनको प्रीलिम्स निकालने में भी 2 या 3 अटेम्प्ट लग जाते हैं या फिर और अटेम्प्ट उनके चले जाते हैं मेंस को क्लियर करने में। तो इसमें ऑफकोर्स उनको ये नॉलेज बहुत होता है उनमें, पर इस एग्ज़ाम में ऐसा है कि 80% आपका नॉलेज है पर 20% आपको एक मेंटोर की भी ज़रूरत होती है।
अगर आपके पास एक मेंटोर है तो आपको इसमें हेल्प मिलती है कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स को ज़्यादा टारगेट करना है। इवन आपको ऑप्शनल क्या चूज़ करना है उसमें भी वो हेल्प करेंगे कि कौन सा ईजी पड़ेगा या आपका जिसमें इंटरेस्ट है उसके अगर आपको मेंटोर मिलेंगे तो वो और ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसमें अगर मैं मेरा ही एग्जांपल लेता हूँ तो जैसे मैं अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हूँ, तो मुझे जो भी फैकल्टी पढ़ा रही है दे हैव गिवन यूपीएससी प्रीवियसली और मोस्टली उनमें से लगभग सारे इंटरव्यू दे चुके हैं, तो ऑप्शनल ऐसे वगैरह उन्होंने फेस कर लिया है, तो वो बहुत अच्छी टिप्स दे सकते हैं। हम जैसे कि उनके पास जाके एक्स्ट्रा एडवाइस ले सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है, उसकी कौन सी बुक्स हैं, या एडिशनल हमें क्या कवर करना होता है, न्यूज़पेपर में मेनली क्या पढ़ना होता है हमें। तो ये चक्रव्यूह में इसको पार कराने के लिए वो तो हमारे कृष्ण हैं और हम पक्का और अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंस गया तो नहीं सर, अभी क्योंकि मैं तो फर्स्ट ईयर में हूँ, हालांकि मेरे 2 साल और बचे हैं और मैं 3 साल में यूपीएससी की तैयारी करने वाला हूँ, तो मुझे इतना पक्का भरोसा है कि मैं अभिमन्यु ना बनकर वो अर्जुन बनूंगा जो इस चक्र को पक्का बेच सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब आगे चलते हैं निहारिका की तरफ। निहारिका, न्यूज़पेपर के बारे में अक्सर कहा जाता है कि यूपीएससी की जर्नी में सबसे ज़्यादा साथ और अटैचमेंट एक एस्पिरेंट को रखना चाहिए, तो वो सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर को माना जाता है। तो आप बताइए निहारिका, न्यूज़पेपर का क्या रोल है और अब तक आपने कितना क्या पढ़ लिया? जैसे कि न्यूज़पेपर होता है द पावर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशंस जी। न्यूज़पेपर यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ना सिर्फ ये प्रीलिम्स बल्कि मेंस और इंटरव्यू में भी हेल्प करता है। ये हमें करंट अफेयर्स ये डेली अप टू डेट रखता है और बहुत बार ऐसे होता है प्रीलिम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना तो हम ये सोचते हैं कि पहले ये पढ़ ले वो पढ़ ले, पर मुझे ये लगता है कि हमें ये सोचना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे कि कोई भी बिजनेस न्यूज़ हुई हमें नहीं पढ़ना चाहिए, या कोई भी चटपटी एंटरटेनमेंट न्यूज़ हुई जो हमारा इंटरेस्ट होता है कि ये पढ़ ले, पर वहाँ पे हमें ये चीज़ नहीं पढ़नी चाहिए। या कोई पॉलिटिक्स की न्यूज़ हुई तो अगर उसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की बात होती है तो उस टाइम पे ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए। जैसे कोई भी पॉलिसी हुई, स्कीम आ गई या कोई आर्टिकल की बात हो गई, साथ ही साथ इसमें कोई भी मतलब इन्वायरमेंट को लेकर हो गई, या क्लाइमेट चेंज पे हमारे अर्थ पे क्या इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं, और हमारी इकोनॉमी कैसी है, जीडीपी में कितने ग्रोथ हुआ है, कितनी इंक्रीज़ हुई है, ये सब अगर आ रहे हैं तो न्यूज़पेपर में वही चीज़ें पढ़नी चाहिए। अब मैं जैसे एक बिगिनर हूँ तो मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर डेली क्यों पढूँ, मैं एक साथ कोई मैगज़ीन पढ़ लूँगी या कुछ भी पढ़ लूँगी तो उससे काम चल जाएगा। सर अगर मैं एक दिन में 100 बादाम खाती हूँ तो मेरी बॉडी को बेनिफिट्स नहीं होंगे। अगर मैं एक दिन में 5 बादाम खाती हूँ तो मेरी बॉडी को बेनिफिट्स भी होंगे, साथ ही साथ मेरी बॉडी उसको एक्सेप्ट भी करेगी। तो बहुत मुझे गजब की बात, बहुत अच्छे। तो मुझे मतलब वहाँ बादाम लगता है- 100 हैं तो 20 दिनों में बांटते नहीं चाहिए 5-5 एक साथ खाने के Yes, बजाय, sir. या अपने स्टोर में रखो, डेली 5-5 खाओ। यस सर कि हमें Good. डेली पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमारे क्या न्यूज़पेपर ये नहीं होता कि हमें लर्निंग करनी पड़ती है, हमें सिर्फ एक बार समझना पड़ता है, क्योंकि आगे आगे ये कनेक्ट होता जाता है। हम आगे पढ़ते हैं, कुछ नई न्यूज़ आती है तो उसे कनेक्ट करने पड़ते हैं, तो हमें नहीं लगता कि आगे हमें इसे लर्निंग करनी चाहिए। बहुत बढ़िया। आप चलते हैं भूमिका की तरफ। तो भूमिका बताएं कि यूपीएससी सीएससी के टॉपर्स की मार्कशीट देखी है अब तक आपने? यस सर। तो उससे क्या क्या सीख सकते हैं और आपने क्या क्या सीखा? एनालिसिस अर्थात विश्लेषण, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विचारों को लेना और उन्हें संक्षिप्त तौर पर दोबारा प्रस्तुत करना। अब हम विश्लेषण कर कैसे सकते हैं? विश्लेषण हम 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला, चूज अ टॉपिक, उन तत्वों और क्षेत्रों को चुनकर शुरुआत करें जिनका आपको विश्लेषण करना है। दूसरा, टेक नोट्स, उन तत्वों में क्यों और कैसे प्रश्न पूछकर नोट्स बनाना। तीसरा, ड्रॉ अ कंक्लूजन, और प्रश्नों और उत्तरों के आधार पर उनका समग्र निष्कर्ष निकालना। अब अगर हम यूपीएससी टॉपर्स की मार्कशीट की बात करें तो जो टॉप 10 रैंकर्स हैं उनमें ये कॉमन देखा जाता है कि वो मार्क्स कहाँ ऑब्टेन करते हैं। सेकंड, कॉमन स्ट्रेटजी, दैट इज़ कि वो 3 सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, दैट इज़ ऑप्शनल, ऐसे एंड एथिक्स। और अब मैं एट द लास्ट कि आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज़ नॉट इन नेवर फॉलिंग बट राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। जीवन में असफलता का सामना किए बिना आप कभी भी सफलता नहीं हासिल कर पाओगे। एक प्रसिद्ध आईएएस अधिकारी को भी असफलता का सामना करना पड़ता है, उसने भी दूसरे और तीसरे प्रयास में जाकर सीएससी जैसी परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया है। अंततः कि आप जब भी गिरो तो एक अद्वितीय साहस के साथ उठो, तो अपनी पिछले प्रयासों और उन गलतियों में खोजें और उनमें प्रतिबद्ध करें और कार्य योजना बनाएं, फिर जीत आपकी ही होगी। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं पारुल की तरफ। करंट अफेयर्स, तो जैसा अभी न्यूज़पेपर के बारे में निहारिका ने बताया,
तो पारुल बताएं करंट अफेयर्स की क्या भूमिका रह सकती है और आपने कितना करंट अफेयर्स अब तक पढ़ा है? थैंक यू सर। जी। तो जैसे कि यूपीएससी एक डायनामिक सब्जेक्ट जी। है, इसमें स्टैटिक पोर्शन भी होता है, लेकिन जो करंट अफेयर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे सबसे पहला पेपर होता है प्रीलिम्स का, तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्टली करंट अफेयर्स से आते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं कि अभी द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक बर्ड है, वो बहुत मतलब न्यूज़ में रहा था, जी। तो उसके बारे में जब हमने न्यूज़ पढ़ी तो हमें सिर्फ वो एक कीवर्ड पकड़ लेना है, फिर उसके बारे में सर्च करना है। उसके बारे में आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा वो किस टाइप का एनिमल है। जैसे कि वो था क्रिटिकली इंडेंजर्ड एनिमल, तो आपके पास में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि ये किस टाइप का एनिमल था, एक्सटिंक्ट, इंडेंजर्ड, तो आप मतलब कि डायरेक्ट उसमें क्वेश्चन देख सकते हैं। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो पूरी तरीके से डायनामिक होते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, उसमें आप मतलब आपको स्टैटिक पोर्शन बहुत बेस आपका क्लियर करने के लिए पढ़ना पड़ता है। जैसे बजट हो गया, पॉलिसीज़ आ रही हैं, वो सब आप करंट से कर सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स का मानना है कि हिस्ट्री हो गया, क्या ये डायनामिक हो सकता है, ये तो पूरा स्टैटिक है। लेकिन जैसे कि मैं पर्सनली द हिंदू अखबार पढ़ती हूँ, तो उसके अंदर बहुत बार एडिटोरियल्स आते रहते हैं कि अभी ये नई साइट खोजी गई है या ऐसा कुछ। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन की मैं कुछ लाइंस कोट करना चाहूँगी कि आई हैव नो स्पेशल टैलेंट, आई एम जस्ट पैशनेटली क्यूरियस। तो आपको यूपीएससी में परफेक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एकदम टॉपर होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस क्यूरियस होना पड़ेगा। जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसके अंदर आई कोई डिजीज़ चल रही है, तो आपको अब क्यूरियस होना है कि अब डिजीज़ के बारे में और पता लगाएं। जी। जैसे कि ये फैलती कैसे है, ये किस टाइप की डिजीज़ है, या फिर इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है, या फिर इसकी वैक्सीन अवेलेबल है, ये सब जानना है। और न्यूज़पेपर, जैसे कहा जाता है कि न्यूज़पेपर शुड बी रेड फॉर द स्टडी ऑफ फैक्ट्स, इट शुड नॉट किल द हैबिट ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग। तो अभी कुछ अखबार होते हैं वो किसी एक चीज़ को फेवर करते, कई बार एक्सट्रीमिस्ट टाइप की न्यूज़ आती हैं, क्या तो लेफ्ट विंग होती हैं या राइट विंग। तो उससे मतलब कि अब जो यूपीएससी एस्पिरेंट होता है उसको एक थिंकिंग माइंड होना चाहिए। तो जब आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया तो उसको बस देख के जो फैक्ट्स आपने देख लिए उसके हिसाब से माइंडसेट नहीं बनाना चाहिए। आपने एक न्यूज़पेपर पढ़ा, उसमें आपने उसके रिलेटेड पॉजिटिव पढ़ लिया, दूसरा पढ़ा उसमें नेगेटिव पढ़ लिया, फिर उन दोनों को मिक्स करके जब आप मेंस लिखने जाते हैं तो उन दोनों को मिक्स करके क्या इसका पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है उस हिसाब से लिखना चाहिए, और अपना दिमाग लगा के अब क्या सही रास्ता हो सकता है ये करना चाहिए। बहुत बढ़िया। आपने पारुल को करंट अफेयर्स के बारे में सुना, जिसमें आपने कहा कि स्टैटिक नॉलेज के साथ साथ डायनेमिक नॉलेज है वो अच्छी तरह कवर होना जरूरी है, क्योंकि डायनेमिक कंटेंट है वो यूपीएससी में स्टैटिक की तुलना में ज़्यादा पूछा जाता है। अब चलते हैं लास्ट खुशबू की तरफ। खुशबू, आप बताएं यूपीएससी की तैयारी के टाइम पे केवल पढ़ाई करनी चाहिए, रटना ही रटना चाहिए, या स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, योगा का भी कोई रोल उसमें हो सकता है? सर, मैं आपकी इस प्रश्न का उत्तर एक कहावत से देना चाहूँगी जो हमारी मारवाड़ी में अक्सर बोली जाती है, पहला सुख काया का पाछे माया का, वेरी गुड। जिसमें काया का अर्थ होता है स्वास्थ्य। जब हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो हम और चीज़ों पर ध्यान कैसे देंगे। मायन घटे काम में लेसे उपज जी, यही तो सर, तो हमारा स्वास्थ्य ठीक होना बहुत ज़रूरी होता है, और इसके लिए मेरा मानना है कि स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, योगा जैसी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। क्योंकि मेडिटेशन के अंदर हम सर जब हमारे सेंट्रल पॉइंट, मस्तिष्क के सेंट्रल पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो इससे फर्स्ट तो हमारी कॉन्सेंट्रेट पावर बढ़ती है, सेकेंड हमारा स्वास्थ्य, योगा करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। क्योंकि सर यूपीएससी जैसी कंपटीशन एग्ज़ाम करते हैं तो इसमें एक लॉन्ग सिटिंग रहती है जिससे हमारी कई मांसपेशियाँ हैं जो इफ़ेक्ट होती है, ब्लड प्रेशर है वो भी इफ़ेक्ट करता है। तो इसमें जब स्पोर्ट्स और योगा करते हैं तो इससे हमारे ब्लड प्रेशर जैसी और मांसपेशियाँ जैसी और हमारे जो फिजिकल होता है तो हम इसके अंदर मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से स्ट्रॉन्ग होते हैं। और मेरा मानना है कि सर हर चीज़ के लिए माइंड हमारा सबसे ज़्यादा काम करता है, और माइंड को फ्रेश रखना और एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम आगे की स्ट्रेटजीज़ के लिए और शेड्यूल्स के को फॉलो करने में सक्षम रहते हैं। तो स्पोर्ट्स, योगा, मेडिटेशन ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और स्टूडेंट्स सोचते हैं कि पेपर पास हो गया तो हम इसका मतलब जॉब तो लग ही जाएंगे, तो उनको ये नहीं पता कि फिजिकल भी एक कोई चीज़ होती है। सभी ये सोचते हैं कि पहले पेपर्स की तैयारी कर लेते हैं, बाद में फिजिकल को देख लेंगे, लेकिन इस चीज़ में सर वही चीज़ उनकी चूक जाती है, क्योंकि पेपर पास हो जाता है फिर वो फिजिकल में रह जाते हैं। तो मेरा मानना है कि इन चीज़ों को साथ साथ में लेके चलना चाहिए ताकि हर चीज़ है ना साथ में मेंटेन होती रहे।
तो अब हम चलते हैं गौरव की तरफ। बड़ा ही जेंटलमैन दिख रहा है गौरव। तो यूपीएससी में अक्सर बात की जाती है कि प्लान ए और प्लान बी, ये प्लान बी क्या होता है? सर बेसिकली प्लान बी सभी को रखना चाहिए और मेरा मानना है कि यूपीएससी की जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसी के प्लान ए में ही प्लान बी है। प्लान ए में बी छुपा हुआ है। बहुत बढ़िया बात कही आपने। जी सर, क्योंकि एक बच्चा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है तो उसकी नॉलेज इतनी हाई लेवल की है कि वो इसके नीचे आने वाले जो भी यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाता है उन सभी में अपना सिलेक्शन करवा जैसे सकता है। सर जैसे सीडीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, ये सब चीजें कवर कर लेता है। और मान लो उस प्लान ए में प्लान बी के जो ऑप्शंस हैं उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करना चाहिए? सर यदि इनमें भी सिलेक्शन नहीं होता है तो हमें ज़्यादातर जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है और वो अपनी जॉब भी कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो पार्ट टाइम करते रहते हैं तैयारी के साथ साथ, उनकी भी सक्सेस रेट काफ़ी अच्छी दिखने को मिलती है। बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे मिलेंगे जो किसी न किसी सर्विसेज को ज्वाइन कर चुके हैं, साथ में तैयारी को कंटिन्यू कर रहे हैं और फाइनली वो अच्छा रिजल्ट यूपीएससी में दे रहे हैं। तो आप सबने आज के दिन यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए एक्सपर्ट्स की बजाय एक्सपीरियंस के एक्सपर्ट ओपिनियन सुने। ये वो बच्चे हैं जो प्रिंस कॉलेज में सिविल सर्विसेज डिवीज़न के माध्यम से कॉलेज फर्स्ट ईयर से यूपीएससी सिविल सर्विसेज और स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं। और आप इन बच्चों के ओपिनियन को देखकर आकलन कर सकते हैं कि एक साल में बच्चों में कितनी ग्रूमिंग हुई है। और इस तरह की ग्रूमिंग कंटिन्यूस चलती जाती है तो बच्चे को पता नहीं चलता, लेकिन उसका इनहेरेंट के साथ साथ जो ग्रूम्ड क्वालिटी है वो इतनी बढ़ जाती है कि यूपीएससी में वो एक दमदार कैंडिडेट के तौर पे अपने आप को साबित करता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी दर्शकों तक पहुंचाना चाहूँगा कि यूपीएससी की तैयारी के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, किस एग्ज़ाम में किस सब्जेक्ट का क्या रोल रहता है, तैयारी की स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए, ये सब स्टूडेंट्स के माध्यम से आपने सुना। अक्सर हम विद्वान एक्सपर्ट्स के माध्यम से ये सुनते हैं, वो सारी चीज़ें इन बच्चों ने एक साल में सीखी हैं और आप तक पहुंचाई हैं। अच्छा, ये वीडियो अगर आपको लगता है तो सभी स्टूडेंट्स तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स इस वीडियो को सुनेंगे तो वो मानेंगे कि कॉलेज का फर्स्ट ईयर सिर्फ और सिर्फ घूमने फिरने का, नेतागिरी का, मौज मस्ती का नहीं होता। उस एक साल में आप बहुत कुछ तैयार कर सकते हैं जो भविष्य में यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में आपके लिए, आपकी सफलता के लिए माइलस्टोन के तौर पे काम में आएगा। धन्यवाद, नमस्कार।